को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। LIC, हर पल आपके साथ। रियल एस्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोजक मोतीलाल ओसवाल, थिंक इक्विटी थिंक मोतीलाल ओसवाल। और केपरी लोन्स, फर्ज निभाते हैं। नमस्कार। चुनावी साल 2024 और उससे पहले का अंतरिम बजट। सरकार के पास दो रास्ते थे। पहला, एक लोक लुभावन बजट लाया जाए और लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हाँ, चुनाव में अब आपका साथ चाहिए। और दूसरा रास्ता था फिस्कल प्रूडेंट का, फिस्कल कंसोलिडेशन का, वित्तीय हालत की चिंता करने का। सरकार ने इस बार दूसरा रास्ता अख्तियार किया और पूरी तरह से फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन पर रहा। क्या वजह है इसके पीछे? बहुत सारे लोग मायूस भी हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ दिया है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। आते आते जरा देर लगेगी। आज इसी पर चर्चा दिन भर जी बिजनेस के साथ। पूरे देश ने बजट देखा और एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर बजट की ये खास श्रृंखला। नमस्कार, मैं दीपक डोभाल और मेरे साथ हैं स्वाति रायना। बिल्कुल, और दीपक सही बोला आपने, क्योंकि इस बार का फोकस सरकार ने क्लियर कर दिया। युवा, किसान, महिलाओं से जुड़े हुए कुछ बड़े ऐलान किए गए। टैक्स के मोर्चे पर मायूसी हुई, लेकिन करने वाले हैं 360 डिग्री विश्लेषण दिन भर की बड़ी खबरों का। अब पिटारा हम खोलेंगे, उसको डिकोड करेंगे बेहद ही आसान भाषा में। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का बड़ा लक्ष्य। कृषि से लेकर लघु उद्योगों को आधुनिक बनाने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। वित्त मंत्री ने टैक्स दरों में नहीं किया कोई बदलाव। बजट में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कैपेक्स का ऐलान। वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्त मंत्री ने दिया 5.1% वित्तीय घाटे का लक्ष्य। FY26 तक वित्तीय घाटा 4.5% के नीचे लाने का प्लान। स्पिरिचुअल टूरिज्म पर फोकस बढ़ाएगी सरकार। राज्यों को टूरिज्म के लिए दिया जाएगा ब्याज मुक्त कर्ज। और चुनाव से पहले अंतरिम बजट में गरीब, महिला, युवा और किसानों पर सरकार का फोकस। वित्त मंत्री ने कहा सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास पर काम जारी रहेगा। तो चुनावों से पहले का अंतरिम बजट क्या खास रहा, हर सेक्टर को लेकर हम एक 360 डिग्री विश्लेषण पूरा करने जा रहे हैं। हमारा आज का पैनल बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही खास है और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं कि उनके लिए ये बजट कैसा रहा है और हर सेक्टर को क्या खास मिला है। परिचय करा देते हैं हमारे इस बेहद ही खास पैनल से आप सभी का। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा इस वक्त हमारे साथ हैं मौजूद। आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गौतम भंजाली हमारे साथ हैं। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर आलोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अमित वात्स्यायन पार्टनर एंड लीडर सोशल एंड स्किल सेक्टर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर EY इंडिया। ये तमाम खास मेहमानों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस बेहद ही खास इंडिया 360 डिग्री में, जिसमें हम विश्लेषण करने जा रहे हैं बजट 2024 अंतरिम बजट चुनावों के पहले का। एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं पहले तमाम एक्सपर्ट से। बिल्कुल, और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन छोड़ दिया हमने। हमारे साथ है देश की संभ्रांत जनता भी, बड़े लर्नेड लोग हमारे साथ हैं। इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली हमारी बहुत ही संभ्रांत बुद्धिमान जनता भी हमारे साथ है, जिनसे हम आज का रिएक्शंस लेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे भी जानेंगे आपको बजट कैसा लगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं बग्गा सर के साथ। बग्गा सर, सबसे पहले आप सुबह से अपना विश्लेषण दे रहे हैं और मैं आपका विश्लेषण सुन रहा था। इनफैक्ट बजट से पहले भी हम आपसे लगातार चर्चा करते रहे और आपके जितने भी बिटवीन द लाइंस जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा है वो तकरीबन सही रहा। ओवरऑल अब बजट आपको कैसा लगा सर? नहीं, बहुत अच्छा बजट है। यही हमने कहा था कि पहले पिछले 10 साल का विश्लेषण देंगे, उसके बाद 2047 तक का एक रोड मैप की बात की जाएगी विकसित भारत की।
तीसरा था कि बैलेंस रहेगा ग्रोथ और वेलफेयर के बीच में, बट रेवड़ियाँ नहीं बांटी जाएंगी। जो फोकस रहा है मोदी सरकार का स्ट्रक्चरली क्वालिटेटिवली बेटर एक्सपेंडिचर वो जारी है। जो 11 लाख करोड़ कैपेक्स की बात चल रही है वो बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट घटाया गया वो बहुत मैं कहूँगा उम्मीद से ज़्यादा था। दीपक जी, हमें उम्मीद थी कि इस साल 5.3 तक आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। 5.1 की जो बात हुई वो बहुत ही लाजवाब है। और उससे क्या है कि ये बजट ज़्यादा मैं कहूँगा डेट मार्केट के लिए लुभावना था। यील्ड्स गिरे 10 साल के पेपर के अक्रॉस द बोर्ड, भारतीय गवर्नमेंट पेपर के जो रेट्स थे वो गिरे। और ये हो जाता है कि जब फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो स्क्वीज़ आउट नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर, तो ज़्यादा पैसा उपलब्ध होता है इकोनॉमी के लिए, डिफ्लेशनरी होता है। आरबीआई का काम आसान होगा, सरकार का काम आसान होगा और प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को पैसा जुटाना थोड़ा आसान होता है। सर, सरकार का बड़ा फोकस भी है इस पे बग्गा सर कि हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाएं भारत को, कम से कम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हम ये दिखाएं। आपका आज का बजट लग रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स में एक राइट परसेप्शन के बीच बोए होंगे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट किसी इन्वेस्टर को पसंद नहीं है, इन्फ्लेशनरी रहता है और यही फिर डेट ट्रैप की तरफ कंट्री अग्रसर हो जाती है। तो सरकार का जो निर्णय है कि वेलफेयर इतना ज़बरदस्त नहीं किया कि इलेक्शन आ रहे हैं, बट एक सुदृढ़ सरकार की तरह ये बजट था, तो ये ज़रूर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये लुभावना लगेगा। दीपक जी, बिल्कुल। और अब तक के सबसे बड़े कैपेक्स का ऐलान, 11,11,000 करोड़ का प्रस्ताव, 11% की बढ़ोतरी। ये नंबर अपने आप में बहुत ही एक हम कह सकते हैं क्या शुभ संकेत लेकर आया है। मैं समझना चाहूंगी अमित जी आपसे, क्या माने इन नंबर से हम जो सरकार ने सेट किया है? तो जैसा कि बग्गा जी ने कहा कि ये बजट वेलफेयर एवं जो विकास है दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्रिटिकल ज़रूरत है आज के समय की, और खास करके जिस क्षेत्र में मेरा कार्य है जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशरीज और सोशल में, इन सभी जगहों पे देखिए तो हिस्टोरिकली लैगिंग रहा है थोड़ा। और जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं अगर आप उसकी गहराई में देखिए तो जैसे एक्वा पार्क्स का बनाना, पूरी की पूरी वैल्यू चेन जो श्रृंखला है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ये सब बहुत ही ज़रूरत है इन चीज़ों की अगर भारत का विकास होना है। खास करके ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट इन्वेस्टमेंट होने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके ऊपर भी ये बातें कही गई हैं। तो और ये बहुत ही जानी हुई बात है कि इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास किए बिना जो हमारे ऑलमोस्ट 60% जनता है उनका जो आगे बढ़ना, वेलफेयर तो एक स्तर तक उनको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन भारत तभी आगे बढ़ेगा जब वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और हम वो सारा काम कर पाएंगे जो अभी हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हाई लेवल प्रोसेसिंग करना, एक्सपोर्ट लेवल की प्रोडक्शन करना और एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करना। तो ये बिल्कुल ही अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के तरफ से तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस बजट में कि इस विकास की दर को तेज करना बहुत ही जरूरी है। अमित वात्स्यायन साहब भी हमारे साथ हैं। अमित जी, एक 2C जो है उस पर सरकार का फोकस रहा। एक तो आपने कैश दिया टू सपोर्ट जो भी आपकी ग्रोथ की एक्टिविटीज चल रही हैं कैपेक्स के थ्रू, और साथ ही साथ आपने कॉन्फिडेंस दिया कि हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, अमृतकाल का जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रहेंगी। अमित, ये एक खास बात रही है इस गवर्नमेंट की, और बीते कई बजट से हम देख रहे हैं कि बजट ऑफ होप लेकर आते हैं। ये
चुनावी साल में एक आम मतदाता के मद्देनजर से मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होप देना ये कितना इंपॉर्टेंट है? जी, मेरा मानना है कि इंडस्ट्री को तो होप देना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस बजट में खास बात यह है कि ये जनता को भी होप दे रहा है। और मैं खास करके आगे फिर से बात करूं, ऐसे लोग जो कि किसान हैं, महिलाएं हैं, यूथ हैं, तो अगर आप इसको देखिएगा इस बजट को, तो जो बैलेंस रहा है वो ये है कि जितने भी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने की बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसका जो असर होगा वो इन सारी जो महिला और जो पिछड़े वर्ग और किसान हैं उनके ऊपर भी हो रहा है। सारे लोग हमसे यही पूछ रहे हैं, आलोक अग्रवाल जी के पास में आऊंगा। एक्चुअली आलोक जी, सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सरकार ने अपने लिए तो बहुत कुछ कर दिया, कैपेक्स आपने बनाया तो ठीक है, ग्रोथ एक्टिविटीज बढ़ेंगी, नए कारखाने होंगे, जॉब्स वगैरह पैदा होंगी, बाद में सरकार को ही ये वापस कमाई हो जाएगी, तो सरकार ने एक अपने लिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन ब्रेक डाउन करके बताइए कि इसमें, जैसा अमित जी बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली ये आम आदमी के पास जाएगा, कैसे जाएगा, या जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी को सिर्फ इनकम टैक्स के ज़रिए बेनिफिट देना ज़रूरी नहीं है। तो सरकार का ये नज़रिया है कि बजट में हमने पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसके कई फ़ायदे होते हैं आम आदमी को। तो अगर पॉलिसी अनाउंसमेंट जो किए हैं, दो तीन बातें की हैं, जैसे आयुष्मान भारत की बात हुई या गरीब लोगों को घर बनाने की बात हुई, अब उन सब पॉलिसी इनिशिएटिव से भी फ़ायदा हो सकता है आम आदमी को। और हो सकता है ये भी नज़रिया हो कि इनकम टैक्स जो टैक्स पेयर है वो भी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेगमेंट का होता है, पर सरकार को उनके भी नीचे जो सेगमेंट है उनको भी एड्रेस करना है, तो जो उन्होंने पॉलिसी इनिशिएटिव से किए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस इंटरिम बजट को देख के ऐसा लग रहा है कि टैक्स का फोकस नहीं रहा है, पर ऑफ कोर्स हम फाइनल असेसमेंट तभी कर सकते हैं जब इलेक्शन के बाद बजट आएगा। बिल्कुल, तो चुनाव को देखते हुए शायद सरकार ने नहीं सोचा कि हम ऐसे कुछ, क्योंकि टैक्स की बात हुई, टैक्स दरों में कोई बदलाव करें। फिरोज, हम आपसे समझना चाहते हैं, मायूसी तो हुई है आम आदमी को, क्योंकि हमारे साथ आम जनता भी बैठी है, हमें जो लाखों करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनके मन में एक अदद आस जरूर होगी कि कुछ तो बदलाव होता, कुछ तो करो सरकार, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जैसे ही वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई टैक्स बदलाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में वो नहीं करना चाहती हैं, वैसे ही चेहरे पे मायूसी आ गई। क्या वजह हो सकती है? क्या सरकार के पास फिलहाल अभी स्कोप नहीं है, या वो थोड़ा और इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑलरेडी प्रमोट कर चुके थे? स्वाति जी, देखिए, एक कोई भी टैक्स पेयर को या आम नागरिक को एक एक्सपेक्टेशंस फेयर रखनी पड़ती हैं। अगर जो राइटिंग ऑन द वॉल है, अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मायूसी ज़रूर होगी। अगर नई टैक्स की एक मेथड ईजाद कर दी गई और पुरानी मेथड्स में कोई और बदलाव करने की उम्मीद करना, आई थिंक वो गलत ही होगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सब नई वाली मेथड में जाएं। अब काफ़ी सारे गिफ्ट्स जो पुराने बजटों में मिले हैं उसका प्रयोग काफ़ी लोग नहीं करते। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, HNI भी सेक्शन 112 की तहत जो 1 लाख की लिमिट है इक्विटी टैक्सेशन को वो यूज़ नहीं करते। परिवार में 5 लोग हैं, कोई यूज़ नहीं करता, बट अगले बजट में वापस कोई और उम्मीद होती है। सो पॉइंट ये कह रहा हूँ कि उम्मीद आप रैशनल रखेंगे तो पूरी होगी। अगर आप देखते हैं कि मुझे 1000, 2000, 3000 का साल दर साल फायदा कितना हो जाए बजट में, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। बट आप देखें 93 डेज की टैक्स रिटर्न्स अगर 10 दिन की एवरेज पे आ गई हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। इट्स नॉट सच एन ईजी टास्क टू ब्रिंग कंट्री की रिफंड्स को 93 डेज से 10 डेज पे लाना। पॉइंट 1। पॉइंट 2, छोटी लिटिगेशंस में आपके कितने खर्च होते हैं। वो 25,000 के नीचे के अमाउंट्स को 2009 के पहले वाले पूरे डिमांड्स को माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद के डिमांड्स 10,000 रुपये तक के माफ़ कर देना, इसमें कितने लोगों की मेहनत और जो एफर्ट लगता है वो बचेगा, ना कि सिर्फ 10 और 25,000। सो मेरा ये मानना है कि रैशनैलिटी इन टैक्सेशन रखनी ज़रूरी है। नई टैक्स रिजीम में आज भी 15 लाख तक कमाने के 12% से कम टैक्स लगती है। इंडिया में जो 2 लाख की पर कैपिटा इनकम है, 2-2.5 लाख की मैक्सिमम,
वैसे देश में 6 गुना ज्यादा तक 15 लाख तक आप अगर 11% की टैक्स दे के छूट सकते हैं, अब इससे सस्ता क्या होगा? आप दूसरी कंट्रीज देख लें, टॉप 3 इकोनॉमीज में 30, 40, 50%। मैं फ्रांस जाता हूं हर साल एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में, तो वहां के फंड मैनेजरों से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि मेरे कैपिटल गेन और सब टैक्स मिला मिलू के 60% निकल जाता है। तो अब 11% से कम नहीं हो सकता। उम्मीदें वाजबी होंगी तो पूरी होंगी। तो उम्मीदें वाजबी रखेंगे तो खुशी मिलेगी, अगर इरैशनल रखेंगे तो दुख मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो मायूसी हाथ लगी है और सरकार का, जैसे हमने बताया कि फिस्कल प्रूडेंस पे ज़्यादा ध्यान था, वित्तीय सेहत पे ज़्यादा ध्यान था, लेकिन आम आदमी की सेहत का क्या उसे कुछ मिला? देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम बंसाली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बंसाली साहब, कोविड के वक्त से ही देश में किस तरह की हेल्थ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, सरकारों का फोकस क्या होना चाहिए, उस पर मुखरता से बात करते रहे हैं। आज हम उनसे समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप संतुष्ट हैं या नहीं? सेहत को जो कुछ मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं सर? डेफिनेटली दीपक जी, ये जो एक बजट आया है, ये एक अंतरिम जो बजट बनाया गया है, एक सर्वगुण संपन्न और सर्व सामान्य निहित बजट मैं कह सकता हूँ उस बजट को। यस, हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर के लोग हैं, हमको ये फिजिकल डेफिसिट, कैपेक्स, ओपेक्स, ये सब चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती है। बट जहाँ तक बजट की बात है, इस बार 13% हेल्थ केयर बजट को इन्होंने इम्प्रूव किया है। 90,000 करोड़ बजट जो इन्होंने दिया है वो हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए दिया है। दूसरा, जो बेसिक डिजीज़ है हमारे हिंदुस्तान की, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, लेडीज़ के अंदर बहुत कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है सर्वाइकल कैंसर। इसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने मास लेवल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करने का प्लान किया है। यंग गर्ल जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं, उनको HPV वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन का प्लान इस बजट में इन्होंने किया है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, उस एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेजेस कैसे बनाया जाए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाए, उसके लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, आयुष्मान भारत को इन्होंने और ज़्यादा एक्सटेंड किया है। जो आयुष्मान भारत पहले आंगनवाड़ी वर्कर, आशा हेल्थ केयर हेल्पर्स, उन लोगों के लिए नहीं था, उन लोगों को भी इस आयुष्मान भारत के अंदर सम्मिलित किया है। और एक मिशन इंद्रधनुष इन्होंने पहली बार इसमें शामिल किया, जिसमें यूविन, जैसे कोविड के टाइम में कोविन पोर्टल होता था, कोविन ऐप होता था, ऐसे इसके अंदर इस बजट में यूविन एक पोर्टल, एक ऐप का इन्होंने ईजाद किया है, जिसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और बच्चे हैं, मदर है, उन सब का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है या प्रॉपर वैक्सीनेशन उनका हुआ नहीं हुआ, बचपन से लेकर के जो यंग एज तक में बच्चों में जो प्रॉपर वैक्सीनेशन होते हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है, उसका कैसे ट्रैकिंग रखा जाए, वो सारी चीज़ों का भी। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इस बजट के अंदर हेल्थ केयर के लिए बेसिक चीज़ें जो करनी चाहिए वो उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है हेल्थ केयर सेक्टर के लोग काफ़ी खुश है इस बजट से। तो कुछ सेक्टर्स को मिला है, कहीं पर आशा थी, पर अजय सर, जैसा FM ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि जुलाई में हम पूर्ण बजट पेश करेंगे, इनके कॉन्फिडेंस को देखकर आप क्या मानते हैं? अभी थोड़ी झलक देखी या झलक दिखाई है सरकार ने, और आगे वो चाह रही है कि वो एक बार फिर से खुद बजट पेश करें, इस कॉन्फिडेंस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, पॉलिसी कंटिन्यूटी का एक री रेटिंग हुआ मार्केट में 3 दिसंबर के बाद, जब राजकीय चुनाव के नतीजे आए, और ये बहुत एक बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह की ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन फिर से होगी। और अब ये तो सब कुछ निर्भर है कि क्या कैबिनेट बनता है, बट ज़्यादातर मार्केट यही सोच के चल रहा है पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, और निर्मला जी ही आके जुलाई में इस साल का पूर्ण बजट प्रेजेंट करेंगी। और देखें तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या रहा है, आप 2014 देखें, 2019 देखें, 2009 देखें, तो स्लिपेज नहीं होता। तो फिस्कल डेफिसिट जो रखा जाता है नॉर्मली वो बरकरार किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि उसमें स्लिपेज आ जाता है इलेक्शन के बाद, बिकॉज इलेक्शन के बाद आपका पॉलिटिकल कैपिटल हाईएस्ट लेवल पे है। तो बिटर रिफॉर्म्स हो या मुश्किल रिफॉर्म्स हो, जो उन्होंने हिंट किया अपनी स्पीच में, वो करने आसान रहते हैं पहले 1-2 साल में जब नई सरकार फॉर्म होती है। एब्सोल्युटली। तो बगा सर, एक मेरा पॉलिटिकल सवाल है आपसे, ये सरकार कोई भी ऐसा इवेंट मौका नहीं छोड़ती है जहां पर वो अपने इंटेंशंस को शोकेस करे। राम मंदिर से लेकर एक मोमेंटम बना हुआ है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं।
मोदी साहब के मुंह से हर बार गारंटी निकल रहा है कि हम आ रहे हैं, तो ये गारंटी वाला जो एलिमेंट था, हम सोच रहे थे कि शायद बजट में वो कुछ लोक लुभावन वादे करेंगे जिससे और गारंटीड हो जाए उनका आना, लेकिन यहां पर उन्होंने टैक्स के मोर्चे पर, दूसरे मोर्चे पर सीधा सीधा एक तरह से रिस्क ले लिया कि एक आम आदमी के लिए डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं हुई। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है सर, या कुछ और बात है कि ये वाली विंडो को उतने असरदार तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जितना एक्चुअल में ये मोदी सरकार करती है? इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो जो फिरोज बोल रहे थे कि आप थोड़े कुछ हज़ार के बेनिफिट के लिए जब आप कंट्री लेवल करते हैं ना, 8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स अब फाइल हो रही हैं, उसमें से काफ़ी न्यूनतम ही है, बट आप छोटा सा भी रिटर्न उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएंगे या एटीसी बढ़ाने जाएंगे, थोड़ा सा भी टिंकर करते हैं, हज़ारों करोड़ का फ़र्क पड़ जाता है, वो कहीं और से तो आपको वो लाना पड़ेगा। तो एक तो बात ये रही। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हाई है और हमारी जो रेटिंग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड की लोएस्ट रेटिंग, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट सेंट्रल का और स्टेट्स का भी 3.5% स्टेट्स का भी डेफिसिट है। काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंसी में पहुंच गए हैं और जो कर्जा लेके दिन भर का कार्य भी चला रहे हैं, गारंटीज दे देते हैं इलेक्शन में, उसके बाद वो पैसे नहीं होते। तो 8-8.5% दीपक जी जो फिस्कल डेफिसिट है कंबाइंड, वो हमारी रेटिंग उसको होल्ड बैक कर रहा है, नहीं तो हमारी रेटिंग इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए थी। तीसरा बड़ा जो कारण हो सकता है कि सरकार ने ये सोच लिया है कि जब आप स्ट्रक्चरल खर्च करते हैं, जैसे कैपेक्स में कर रहे हैं, अब देखिए 30 लाख करोड़ पिछले 6 साल में लग गए, 30 लाख करोड़ का आप मल्टीप्लायर लगाइए इकोनॉमी का, 120 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक की आपकी जीडीपी बढ़ जाएगा। इतना बड़ा 150 लाख करोड़ का जीडीपी का इम्पैक्ट आता है 3 से 5 साल में। उस पे आप 11 से 12% जो आपका टैक्स टू जीडीपी है वो लगाइए, आपका फिस्कल डेफिसिट खत्म हो जाएगा। ये सरकार कर रही है कि हम रहेंगे 5 साल 10 साल, क्या हम 2047 तक रहेंगे, हम कैपेक्स का खर्चा करते हैं। 29% डायरेक्ट टैक्स बढ़ के आया है, पर्सनल इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू है 29% बढ़ा है। इकोनॉमी तो कहीं ऐसे नहीं भाग रही, इकोनॉमी 8.9% नॉमिनल ग्रोथ है, बढ़ के आया आपका कैपेक्स से। 20% आपका कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ के आया, जो नहीं बढ़ रहा इनडायरेक्ट टैक्स, वहाँ अभी भी चोरी है, वहाँ पे आप अल्कोहल पे नहीं लगा रहे, वहाँ पे आप इस पे नहीं लगा रहे, पेट्रोल के सारे, एविएशन पे नहीं लगा रहे, तो वो जो बच रहा है, आपका कस्टम नीचे गया, एक्साइज नीचे गया, उसके बावजूद आपका रेवेन्यू बढ़ा। अगर आप पूरा विश्लेषण देखें तो ये सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, ये हम सबको समझना है। 11.5% जीडीपी का आपका रेवेन्यू है, 15% जीडीपी आपका खर्चा है। कोई घर उस तरह नहीं चल सकता कि 3.5% जीडीपी आप हर साल लोन ले रहे हैं और अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के जिम्मे छोड़ रहे हैं। तो सरकार उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, ये मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। लेकिन आपने जैसा बताया, स्वाति जैसा सर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और सरकार तो गारंटी ले रही है, बट आज के बजट के बाद थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के पास भी जाना चाहेंगे, जनता जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। सरकार तो बहुत कॉन्फिडेंट है सर कि हम आ रहे हैं, आज के बजट देख के लग रहा है आ रहे हो, ठीक पसंद आया आपको बजट? धन्यवाद। देश की व्यापारियों की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष दिलीप माहेश्वरी के नाते हम ये कहेंगे कि आज का जो बजट था 2047 का जो एक विकसित भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संजोया है, उस विजन डॉक्यूमेंट का ये एक पहला कदम था। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने बखूबी बड़ी अच्छे तरीके से इसे बैलेंस किया। व्यापारियों के नाते हम अगर बात करें तो जो 3 मुद्दे जो व्यापारियों को इफेक्ट करते हैं, एक तो कैपेक्स में 11 लाख करोड़ का निवेश, दूसरा पर्यावरण को देखते हुए सोलर एनर्जी की बात हुई है, और रेलवे कॉरिडोर बनाने की जो बात हुई है जिससे व्यापार के माल की आवागमन की एवं व्यापारियों को आने जाने की जो सुविधा होगी, जिससे पूरे देश का व्यापारी
सरलता से माल के आवागमन में सहयोगी बनेगा और व्यापार विकसित होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये बजट अंतरिम बजट होने के बावजूद भी हमें लगता है कि ये अंतरिम बजट ही जुलाई में जो बजट पेश होने जा रहा है उसकी एक ट्रेलर है, उसका एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, जैसे उन्होंने बात कही सोलर एनर्जी को लेकर भी, अगर हम आवंटन भी देखें सोलर पावर में दीपक आप देखिए ना 2023-24 के बाद लगभग ऑलमोस्ट डबल आवंटन 2024-25 के लिए 8,500 करोड़ का। मतलब ये छोटी रकम नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ का आवंटन 24-25 के लिए। सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो भी डबल 6,903 करोड़ रुपए का आवंटन। ये बड़ी योजनाओं के लिए आवंटन। तो सरकार की मंशा क्लियर है कि कहाँ पर उनका फोकस रहने वाला है। एब्सोल्युटली। अब जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। पीएलआई में आपने 6,500 करोड़ डाले, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 1 लाख करोड़ का। बिल्कुल। तो इतना ज़बरदस्त है अगर आप 6,000 करोड़ डाल रहे हैं, क्योंकि सामने एंटरप्रेन्योर आके पैसा लगाता है फिर। तो ये पीएलआई का जो सक्सेस हुआ है वही अभी रिन्यूएबल्स में होने वाला है। यानी कि सरकार को ये मालूम है सर कि पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से पैसा वापस आएगा, और इसीलिए सरकार ने ये छोटी विंडो होती है इंटरिम बजट की, वोट ऑन अकाउंट होता है, छोटी विंडो होती है, लेकिन इसमें भी कैपेक्स का इतना बड़ा एलोकेशन, जबकि आप पिछली बार अच्छा खासा 33-34% का कैपेक्स बढ़ा के आप बैठे हुए थे। अगर आप नहीं भी बढ़ाते तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन विंडो नहीं छोड़ी। जहां पैसा लगा के वापस आएगा ये गवर्नमेंट जानती है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, और इसीलिए शायद इतना अच्छे तरीके से किया। मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा। अच्छी बातें तो बड़ी हो गई। आलोक जी, कुछ ऐसी बात है जो होनी चाहिए थी नहीं हो पाई? ज़रूर। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जैसा हम बात कर रहे थे कि उनके एक्सपेक्टेशंस थे काफ़ी। अब वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं वो अलग बात है, पर एक्सपेक्टेशंस थे जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओल्ड रेजिम में बात कर लो कि HRA एग्जेम्पशन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अब कई सालों से ये डिज़ायर रही है कि जो लोग बेंगलोर पुणे जैसी शहरों में रह रहे हैं उनको 40% एक एग्जेम्पशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं HRA एग्जेम्पशन में। एक एलिमेंट है कि सैलरी का 1% होता है, तो तीनों एलिमेंट्स का सबसे कम वाला एग्जेम्प्ट अमाउंट होता है। तो ये शहरों में लोग बोल रहे हैं कि रेंट तो बढ़ती जा रही है इतने सालों से क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। ये शहरें पुणे और बेंगलोर जैसी शहर मुंबई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई की तरह हो गए हैं, पर उनको 40% बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू मुंबई, दिल्ली, चेन्नई को 50%। तो ये कई सालों से डिज़ायर रही है कि यू हैव टू अलाइन द रेट्स अक्रॉस दीज सिटीज़, स्पेशली द जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे पुणे, बेंगलोर। पर एज़ हम लोग ने डिस्कस किया कि सरकार का शायद ये नज़रिया है कि हमें ओल्ड रेजीम में ज़्यादा बेनिफिट और नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेट इंटेंशन हमारा ये है कि हम सबको नए रेजीम में डाल दें। इनफैक्ट मैं ये इसी पर जानना चाहूँगी। मैं फिरोज़ आपकी भी राय लेना चाहूँगी, और पैनल पे मैं इनफैक्ट एक जनरल राय भी लेना चाहूँगी। सरकार क्या ये चाह रही है कि ओल्ड रेजीम पूरी तरह ख़त्म कर दी जाए? क्या ये पॉसिबल वाकई है कि इतने सारे लोग जो कि बेनिफिट ले रहे हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया, न्यू टैक्स रेजीम में जाना इतना आसान है? फिरोज़, आई थिंक काफ़ी आसान है न्यू टैक्स रेजीम में जाना। ऑफ कोर्स एक इंसान को आदत पड़ी हुई है कि सेविंग्स करने के लिए मुझे एक मोटिवेशन चाहिए, बट अगर आप 15 लाख की सैलरी कमाते हैं और ओल्ड टैक्स रेजीम में पूरे भी आप अपने कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर डेट इंडिया में जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं 740 लाख करोड़ में से ना के बराबर सेविंग्स हैं इक्विटी में। डायरेक्ट इक्विटी को भी देख लो और इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी देख लो। तो ये जो सेविंग मोटिवेटेड टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो इंसानों के पैसे डेट में ज़्यादा लगा रहे हैं। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नई टैक्स रेजीम लेके जो पैसे आपके हाथ में आते हैं उसको वॉलंटरली डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो 3-4% की एक्स्ट्रा टैक्स देनी पड़ती है, बट हाथ में जो पैसा एक्स्ट्रा आता है उसको अगर आप ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तो ईजिली मेकअप हो जाता है। अगर किसी ने आंकड़े ठीक से किए तो वो बहुत आसानी से निर्णय ले लेगा कि मैं नई रेजीम में ही जाऊँगा। अगर उसने आंकड़े एक्सेल शीट पे ना किए तो उसको हमेशा ये भ्रम रहेगा कि मैं बड़ी टैक्सें बचा रहा हूँ इधर इन्वेस्ट करके। लोगों ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान खरीदे, उसके मैंने 3000 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की IRR
कंपाउंडेड रिटर्न कैलकुलेट की, रिटर्न आई है 3% की। अगर वो पैसा हाथ में होता तो 15% पे ग्रो होता। और ये 2-3% की जो एक्स्ट्रा टैक्स के चक्कर में जो हम सेविंग कर देते हैं, उसमें लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और मैं 10,000 परिवार की बात कर रहा हूँ, 3,000 पॉलिसीज उन्होंने अगर ये ना खरीदा होता तो उनके पास 400 करोड़ रुपया ज्यादा होता। वाकई ये हाथ में पैसा दो, आप ठीक से इन्वेस्ट करो। और अगर आपको लगता है कि आप उंगली पकड़ के ही चलेंगे, नहीं, इन्वेस्टमेंट की ड्राइवर सीट पे बैठना होगा। तो बेसिकली पूरा लैंडस्केप बदलने की तैयारी, टैक्स के लैंडस्केप को बदलने की तैयारी में अभी सरकार नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा पैसे कमाने का मौका भी दीपक हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सुबह से हम सब मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा था कि आप ट्रेडिंग करिए या ना करिए सुबह, लेकिन कमाई का मौका आपको जरूर मिलेगा। कमाई का मौका हमेशा आपको मिलेगा, कमाई की गारंटी। अमित जी, रिसर्च में भी थोड़ा सा सरकार ने इस बार फोकस किया है, कुछ एलोकेशन दिया है ठीक ठाक सा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और खास तौर से उसी से जोड़ता हुआ, हालांकि सीधे सीधे नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उससे ही परोक्ष रूप से जुड़ता हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है उभरती हुई अर्थव्यवस्था में स्किल का। आज हम देखते हैं इंडस्ट्री के पास बहुत सारी जॉब्स हैं लेकिन लोग नहीं हैं। सबके पास डिग्री है लेकिन दे आर अनएम्प्लॉयबल। जगह है, डिग्री है, लेकिन अनएम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा सेक्टर है जिससे पूरी की पूरी, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मुझसे कहते हैं कि हम इससे कहीं मिडिल इनकम इकोनॉमी में ट्रैप ना हो जाएं। तो स्किल के क्षेत्र में जो फोकस होना चाहिए था सरकार का, वो इस बजट में न सही, अगले बजट में सही, कितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहां सरकार फोकस बढ़ाए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा और मैं इसको R&D के साथ भी बाद में जोड़ूंगा। लेकिन अगर आप देखिए कि सरकार की जो नीति है वो बहुत साफ है कि जो हमारे यहाँ जिसको हम फॉर्मल जॉब कहते हैं उनकी लिमिटेड ग्रोथ अभी हो रही है। तो अगर जो नीति के हिसाब से सरकार 3 लेवल पे फोकस कर रही है। पहला, जो हमारी जो नॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, कैपेक्स से और भी ग्रोथ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगा, तो उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करें इंडस्ट्री के साथ। और उसके लिए आपने देखा होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये मेंशन किया गया और धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, जो कि आज माननीय मंत्री जी ने भी ये बात कही कि भाई जो 1.4 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन ये मेन स्ट्रीम काम था। इसके अलावा 2 बड़े सेक्टर हैं, एक इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और पूरा विश्व, और उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के हिसाब से जो नई इमर्जिंग स्किल्स हैं उसमें कहाँ से ट्रेन किया जाए और उसमें निवेश कैसे आया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मेरा मानना है कि जो अगला बजट होगा उसमें इस बात पे जरूर काफी ध्यान दिया जाएगा। जो दूसरा इलाका है वो है जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां पे अगर अभी देखिए तो हमारी जो पूरी कृषि प्रधान व्यवस्था है या माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, इस जगहों पे हमारे यहाँ ग्रोथ, जो नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ कम हो रही थी। और इस स्पेस में R&D से लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा था मूल्य श्रृंखला, पूरे वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे नए जॉब्स आएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। और अगर आप इसको जोड़िए तो एक आज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया है कि लखपति दीदी का। ये क्या है? ये दीदी हैं जिनकी सोच है कि ये बन जाएंगे उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? 3-4 जॉब जनरेट करता है। तो ये जो सोच है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे लोगों को फॉर्मल जॉब्स पे नहीं ले जा सकते। हमें एक ऐसा सोचना पड़ेगा भारत का विकास जहां पे हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर, छोटे बिजनेस भी ग्रो करें और खुशहाली लाएं, और उनके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ा जरूरी है। तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि अंतरिम बजट में कही गई है, R&D के ऊपर, वैल्यू चेन के ऊपर, सोशल इंफ्रा के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए। लेकिन ये जो स्किल का मामला है ये तीनों लेवल पे हमें करना पड़ेगा। इनफॉर्मल सेक्टर में भी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किलिंग, फॉर्मल सेक्टर में इन द न्यू एरियाज वेयर ग्रोथ इज हैपनिंग, और जो लास्टली जो भारत और विश्व का इलाका है उसमें, ये तीनों को जोड़ के सोचना पड़ेगा। तभी हमारा जो अगर स्किल नहीं है तो जैसा आपने कहा कि फिर आप कितनी भी बड़े टारगेट्स रख लीजिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, जितना भी बड़ा टारगेट रख ली, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं हुआ, और स्किल भी टाइमली नहीं हुआ, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। पिछली बार बग्गा सर के साथ भी हमारी चर्चा हुई थी, उसमें भी हमने देखा था कि ऐसा तो नहीं है कि देश विकसित होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। इसलिए इस ओर भी लगातार फोकस बनाए रखना होगा सरकार को। बहरहाल अगर स्किल आती है तो सरकार को मिलेगा बम्पर इनाम, एक
हेल्दी वर्कफोर्स के रूप में। ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महाराष्ट्र एकम का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या बात है। बजट प्री इलेक्शन बजट होने के बावजूद भी कोई इमेजिनरी चीज़ें नहीं दी गई है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ा कदम है। विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए महिला सशक्तिकरण, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ ध्यान दिया गया है। मेक इन इंडिया जो कि प्रधानमंत्री का एक सपना है और काफ़ी हद तक वो सफल हो रहा है। मैं आईटी ट्रेड से हूँ, तो बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो 7,000 करोड़ का एक फोकस दिया गया है, वो भी मेक इन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा। तो ओवरऑल ये बजट मेरे हिसाब से क्या बात है सर, काफ़ी अच्छा है। और इसमें कुछ लोगों का व्यू है कि आम आदमी को इसमें कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जब भी विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं तो आम आदमी को सभी कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेक इन इंडिया का आम आदमी को ही फायदा होने वाला है। महिला सशक्तिकरण, गरीबों के लिए योजना, पीएम आवास योजना के लिए बिल्कुल फिर से विश्वास दिलाया गया है। और शायद आपने अब आम आदमी की बात कर दी और सब कुछ अच्छा जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल बार अच्छा बार जा बोल रहा रहा हूं, है। सब अच्छा जा रहा है, लेकिन हम एक छोटा सा एक ब्रेक लगा के ना जरा ट्विस्ट करके आम आदमी की तकलीफों पर भी बात करेंगे, और वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। बंसाली सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेडिकल इन्फ्लेशन सर इतना बढ़ गया है, लास्ट नवंबर की मैं रिपोर्ट देख रहा था 14% पे चला गया है। और हॉस्पिटल्स का खर्चा, उस पर सरकार कोशिश कर रही है कि साहब हम एक रेगुलेटर लाने की कोशिश करेंगे। हर तरफ से ऐसा लगता है कि जो देश धीरे धीरे मिडिल इनकम से हाई मिडिल इनकम की तरफ जा रहा है, उसके परिवार में खुदा ना खास्ता एक बीमारी अगर आ गई सर, तो वो सीधा बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाता है। इस मोर्चे पर सरकारें कुछ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं सर, या जो हो रहा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? डेफिनेटली साहब, इस मुद्दे पे भी सरकार का ध्यान पिछले बजट का अगर आप देखोगे तो उसमें भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया था, और इस बजट में भी इन्होंने आयुष्मान भारत जो स्कीम हमारे मोदी साहब ने जो लागू किया था 2-3 बजट के पहले, तब से लेकर के अभी काफ़ी लोगों को इस आयुष्मान भारत में फ़ायदा हो रहा है। पहले आयुष्मान भारत की एक लिमिटेशन थी कि 2 लाख तक का ट्रीटमेंट मिलता था, बाद में उसको 5 लाख किया गया, और अभी बढ़ा करके उसको 15 लाख तक का भी आयुष्मान भारत के अंदर किया गया। सो काफ़ी जो लोअर इनकम ग्रुप के या लोअर मिडिल ग्रुप के लोग हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दूसरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसको उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस को, जो पहले इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो मेडिक्लेम वगैरह की प्रोसीजर होते थे, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। आज अभी जो IRDA और उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने मेडिक्लेम वाले प्रोसीजर को भी थोड़ा और कह सकते हैं कि सरल किया है, जिससे लोगों को इमीडिएटली मेडिक्लेम वगैरह की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा मेरा जो मेन है इसमें यह है कि पेशेंट का जो सबसे ज़्यादा तकलीफ आता है वो इनिशियली गोल्डन आवर में आता है, और गोल्डन आवर में पेशेंट को बचाने के लिए थोड़ा सा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। इन्होंने काफ़ी पैसा भी इस बार भी डाला है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसमें जो 2 मेन चीज़ें, एक तो ट्रॉमा सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने चाहिए, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, सडनली पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरा जो इमरजेंसी केयर, क्रिटिकल केयर है, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। कोविड टाइम में हमारे पास में वेंटिलेटर बहुत आ गए थे, फैसिलिटीज़ बढ़ गई थी, थोड़ा डॉक्टर नर्सेज की शॉर्टेज आज भी हमारी कंट्री फेस कर रहा है। यस, डॉक्टर नर्सेज हो रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो एक ब्रेन ड्रेन है, काफ़ी बाहर जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए थोड़ा सरकार को एक कदम उठाना पड़ेगा, और रिसर्च के अंदर थोड़ा सा और फंडिंग और पैसा डालना। R&D पे, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। ग्लोबल एवरेज अगर आप देखेंगे तो R&D पे 6% का GDP का खर्च है, हमारे यहाँ उस पर 1% के आसपास भी नहीं हो रहा है। हेल्थ पे थोड़ा सा बढ़ा है, 2% से आगे ये गए हैं, लेकिन अभी भी दरकार लगभग 6% की है। जिस दिन हेल्थ केयर पर वो एलोकेशन हुआ, हाँ, उस दिन हम मानेंगे कि सरकार हेल्थ पर पूरी तरह से फोकस्ड है। फटाफट से रिएक्शन देने का भी वक्त है सर, क्विकली। सेक्रेटरी, सरकार जो अभी लिटिगेटिव मोड से निकल रही है, जो 62 से केसेस हटा रही है, वो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन।
एंड सेकेंडली जो उन्होंने बिग विजन रखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्स की, वो सब सही है। बट एज MSME मैं चाहता कि इस समय उन्होंने जो टैक्स, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जो ब्याज की दरें हैं, कोई भी विकसित देश आप देखिए उनकी ब्याज दरें इतनी नहीं होती जितनी भारत में है। आप जापान देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, हमको जो कॉस्ट ऑफ फंड्स आ रही है एज MSME, इट इज़ वेरी हाई एंड द गैप बिटवीन कॉस्ट ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय द बैंक्स एंड द PLR इज़ वेरी वाइड। मेरे को उम्मीद थी कि शायद निर्मला सीतारमण जी इसको कैप करेंगी, इसके ऊपर लगाम लगाएंगी। हो सकता है इंटरिम की वजह से नहीं की हो, लेकिन जुलाई में आई एम श्योर शी विल। आलोक जी से एक रिएक्शन ले ले इस पे। आलोक जी से सर, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑन MSME मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टैक्स एंगल नहीं है इसमें। अगर और किसी से आपको पूछना है। फिरोज? Yes, I think it's absolutely right. अगर हम NBFCs और बैंक्स देखें, अगर रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो देखें और आप स्प्रेड्स देखें जिस रेट पे हाउसिंग लोन मिलता है और MSMEs को पैसा मिलता है, उसमें भी 400 बिप्स का फ़र्क है। आई थिंक जो NBFCs हैं उनकी लेंडिंग फिर भी MSMEs को ज़्यादा होती है, बैंक्स की थोड़ी ज़्यादा टफ होती है। तो ये जो स्प्रेड्स हैं वो काफ़ी वाइड हैं और उसको कंप्रेस करने के लिए द बैंकिंग एंड द NBFC सेक्टर, स्पेशली द RBI एज अ रेगुलेटर हैज़ टू वर्क। बट ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आज अगर आप देखते हैं होम लोन की रेट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर GSEC जितना है। एक इंसान होम लोन पे लोन लेता है तो 8% पे उसको मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड आज सुबह 7.2% पे था, तो कितनी स्प्रेड हो गई? 80 बेसिस पॉइंट की स्प्रेड हुई। तो बिजनेसेस को जब बोरो करने जाते हैं, जब फॉर एग्जांपल मैं अगर डिफरेंट NBFCs की देखूं तो 12, 13, 14% तक भी पैसा उनको उठाना पड़ता है, विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन। बिल्कुल। अगर और MSME की मुद्दों को अगर एड्रेस नहीं किया तो फिर देश की जो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है MSMEs का, वो हम सब जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वाइड है। तो वहाँ पर एड्रेस करने की आवश्यकता। एक फोकस यहाँ पर वैसे टूरिज्म सेक्टर पर करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअल टूरिज्म जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जब से PM की लक्षद्वीप की तस्वीरें आई, लक्षद्वीप की तरफ लोगों का जो झुकाव बढ़ा और चाहते हैं कि बिजनेस अब बने। बट इंडस्ट्री की बगैर सर, इंडस्ट्री की बात ये है कि आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाके एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, ये बहुत बढ़िया जेस्चर है। लेकिन आपने टूरिज्म को ना इंफ्रा का दर्जा दे रखा है, ना इंडस्ट्री का दर्जा दे रहा है। आपको कितना वैलिड लगता है सर उनका सवाल? नहीं, वही बात है। ये जो चीज़ें नहीं होती उसी से फिर क्वेश्चन आ जाता है कि कितना आप ठीक है। जस्ट इंडिया का कंजम्पशन बास्केट इतना स्ट्रांग है कि अभी 3 लाख लोग रोज़ अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, तो उससे ही आगे निकल जाएगा। और लोग पीड़ित होकर भी किसी तरह रहते हैं। होटल नहीं है, 900 कमरे हैं, 50 होटल और बनेंगे अगले 3-4 सालों में। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल जाए टूरिज़्म इंडस्ट्री को, आप गाड़ियाँ खरीदिए, गाइड बनाइए, सब चीज़ें करिए, कितना आसान हो जाए। वो समझ नहीं आती कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्यों नहीं ये डिसीजन लेती कि भाई एक बारी करो और इनको दे दो ये इंफ्रा का दर्जा। फटाफट से रिएक्शन ले लेते हैं। रमणीक लाल छेड़ा, एट का महाराष्ट्र का बॉम्बे का चेयरमैन हूँ और द रिटेल ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन जो पूरी बम्बई के अनाज के दुकानदार का मैं चेयरमैन हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो ये बजट के अंदर छोटे दुकानदार बहुत नाराज़ हो गए हैं। छोटे दुकानदारों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको कुछ मिला, भले सबको मिला है इसमें, लेकिन क्या होता है एक दुकानदार छोटे व्यापारी का एक रहता है कि हमको पर्सनल क्या मिला, वो लोग देखते हैं। दूसरा कि गवर्नमेंट को खेतीबाड़ी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। आज भी मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर 50 से 60% खेतीबाड़ी होती है, बाकी की ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहती है। अगर जो खेतीबाड़ी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो क्रॉप बढ़ेगा, थोड़ा भाव भी कम होगा, पब्लिक के पास पैसा बचेगा तो और सब आइटम में लोग खर्चा करेंगे, क्योंकि आज की जो अनाज का है थोड़ा कॉस्टली है अनाज। सर आपको क्या, आपका अनुभव क्या कहता है? हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि उनके नीचे तो खेत दबा रहे हैं। खेतों की संख्या नहीं बढ़ रही, तो मांगता ही है। आपको लगता है सर कि खेत बढ़ रहे हैं, खेती का दायरा बढ़ रहा है, जोत बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? क्या होता है, जो रोड है, हाईवे है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जिनके पास खेती की ज़मीन है ओनली फॉर
नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन है उसमें से भी 50 से 60% ही खेती हो रही है। ओके। 30 से 40% खेती नहीं हो रही है। अगर जो उसको गवर्नमेंट देवे, क्योंकि एक तो मजूर नहीं मिलती है, आज मजूरी का दर बहुत बड़ा हो गया है तो परवड़ता भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अगर जो खेती को प्रोत्साहन देगी तो इंडिया का आका एकदम ग्रोथ एकदम अच्छा होगा। क्योंकि जो देश में आप देखो जिसका खेती और मिल्क, ये आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठा लिया। आलोक जी, क्विक रिएक्शन। ये खेती के मोर्चे पर और किसानों के मोर्चे पर ठीक ठाक रहा अभी तक का? अगेन इनकम टैक्स के मामले में तो एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, पर अगर कोई फार्म लॉस पे कमेंट करना चाहे जो गवर्नमेंट लाना चाह रही थी पहले और बाद में नहीं ला पाई, मेरे ख्याल से उसमें शायद खेती का कुछ फ़ायदा हो सकता है। ऑलराइट, बग्गा सर, एक आखिरी सवाल मेरा, क्विक रिएक्शन। ये ओवरऑल आप जब देख रहे हैं, हमें एक तरह से लगता है कि जो पुरानी जो सेट रूल्स हैं बजट को लेकर वो भी टूट रहे हैं। मतलब आप आज बजट ऐसे नहीं देखते हैं कि क्या सस्ता हो जाएगा, क्या महंगा हो जाएगा। ऑफ कोर्स जीएसटी उससे अलग हुआ है, बट क्या ये एक मैच्योर इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर? कि जैसा सर ने भी कहा था कि कोई जादुई चीज़ नहीं दिखा रहे हैं आप, एक्सपेक्टेशंस बहुत नहीं दिखा रहे हैं, जो काम की चीज़ है वही दे रहे हैं आप बजट में। तो क्या एक मैच्योर इकोनॉमी का एक ये एक उदाहरण है सर, बग्गा सर? देखिए, मैच्योर होने में तो टाइम लगेगा, बट मैच्योर पॉलिटी ज़रूर कह सकते हैं। एक बहुत कॉन्फिडेंट पॉलिटी है जिसमें दम है कि आज जैसा बजट इलेक्शन से 2 महीने पहले पेश किया। इकोनॉमी वाइज दीपक जी देखिए तो 3 तरह से आप देख सकते हैं। 1% इंडिया है जो फ्रांस है, 25-30% इंडिया है जो इंडोनेशिया है, और जो 70% इंडिया है वो सब सहारन अफ्रीका पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। तो ये बहुत दम है इस गवर्नमेंट में कि सब सहारन अफ्रीका वालों को 80 करोड़ को पहले बोल दिया कि 5 साल हम खाद्य पदार्थ देंगे, फिर आप किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं गरीब, तो वो जो ज्ञान में जो गरीब है उसके लिए आपने सेफ्टी नेट कर दिया। कोविड में भारत में उस तरह की तंगी नहीं हुई जिस तरह और देशों में हुई, स्टारवेशन नहीं हुई। आपने मोनेटाइज कर लिया जो आपके एफसीआई गोडाउन में ग्रेन्स पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। अब ज्ञान आपने कर लिया। 1% को कुछ नहीं चाहिए, वो सक्षम है और उनको पसंद नहीं तो बाहर जा सकते हैं वो देश से, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो 30% इंडोनेशिया में बैठे हैं उन सब की आवाज़ ज़्यादा है, काम कम है। वो सब मांगेंगे आके, बट आपको करना है जो 70%। और आज याद करिए निर्मला जी ने क्या कहा, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकले बाहर पिछले 10 साल से। ये काम है। 140 करोड़ में से 25 को हमने निकाल दिया। अब उन 25 को ग्लोबल सिटीजन बनाना है कि वो 30% के कदार में आ जाएं। वो ये कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, ये स्किलिंग बना के, मेक इन इंडिया। जो पीएलआई है उससे लाखों नौकरियां लगी हैं, जो 1 लाख करोड़ का निवेश आया है उससे लाख, और कोई चांस नहीं है और कोई तरीका नहीं है। कितना समय लग सकता है? बहुत समय लगेगा। 2047 का डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं, क्योंकि ये आप सोचिए 140 करोड़ लोग हैं, इतना आसान नहीं है। और हम चीन नहीं है, हम पहुंचे हैं जो जहां चीन था 2007 में। आज हमारा जीडीपी है चीन का 2007 का, चीन वहां से 6 गुना हो गया 15 साल में। हम 6 गुना नहीं होंगे क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं है, हम ऑटोक्रेटिक नहीं है। हमारा डेमोक्रेसी होता है, सरकारें निकल जाती हैं, नई सरकार आती है, कॉन्ट्रैक्ट को विफल कर देती है। वो सब हम मैसी डेमोक्रेसी, हम अपनी तरीके से बढ़ेंगे, बट बढ़ ज़रूर रहे हैं। और हमें वो 70% का पहले सोचना है। हम सब 1% है, हम नहीं सोचना चाहिए। अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं इंडिया में, आप 1% हैं। बिल्कुल। जितने लोग हैं इस कमरे में, हम सब 1% है। हमारे नहीं सोचना, 30% का भी नहीं सोचना, वो 70 का सोचिए, उनको ऊपर लेके आइए। वही सरकार कर रही है। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और किस वर्ग को आप एड्रेस कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो एक कैनेडियन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है मार्शल मैकलुहान, उनकी एक थ्योरी थी मीडियम इज द मैसेज, यानी कि मीडियम ही दरअसल आपका मैसेज है।
सरकार भी कुछ इसी तरह से काम करती है, सिर्फ माध्यम को ही मैसेज बनाकर जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस बार ये माध्यम बना अंतरिम बजट, लेकिन क्या वो मैसेज जो सरकार देना चाहती है वो सही पहुंचा या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव के रिजल्ट्स ही बताएंगे। और उसके बाद सरकार का कॉन्फिडेंस ये भी बताएगा कि सरकार का ये जो गारंटी वाला कॉन्फिडेंस है ये जनता ने हाथों हाथ लिया है या नहीं। बहरहाल आज की चर्चा हुई, बहुत मजा आया, बहुत सारी सारगर्भित बातें हुई, एक एक डिटेलिंग पर बात हुई हमेशा की तरह। तेजी की गारंटी जो हमने पूरे बजट सीरीज का नाम दिया है, तेजी की गारंटी, क्योंकि एक साल में 2 बजट, फुल फ्लेजेड बजट जुलाई में होगा। ये जो थोड़े बहुत चूक हो गई है और जितना कॉन्फिडेंस के साथ सरकार कह रही है, तो देखते हैं जुलाई में अब क्या होगा, सबको इंतजार होगा। और फिर से हम अपने इस टीम पैनल के साथ बैठेंगे और जानेंगे क्या खोया क्या मिला पाया। जुलाई तक वेट नहीं करना है, अब जी बिजनेस पर वो तो आपको हमेशा लगातार जारी है। बिल्कुल। और ये इस साल तो एक दिन एक्स्ट्रा है आपका जी बिजनेस को एंजॉय करने का, 366 दिन। हाँ, 29 फरवरी। क्या बात। तो आप एंजॉय कीजिए जी बिजनेस को। बहुत धन्यवाद अजय बग्गा सर, डॉक्टर गौतम भंसाली, फिरोज अजीज, आलोक अग्रवाल, अमित वात्सायन जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस बहुत ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारी बेहद ही खास जनता जिन्होंने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।